चलिए अब शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। हमारे साथ आशीष बहेती, मेरे और वीरू के साथ आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ेंगे रचना वैद्य और रुचित जैन। इसके बाद बजट और यूएस ट्रेड डील के बाद मार्केट की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी मौजूद होंगे और टेक्निकल्स पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल जुड़ेंगे। साथ ही आशीष से जानेंगे कि आईटी सेक्टर में इतनी बिकवाली क्यों है। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं और निफ्टी इस समय डे हाई पर करीब 25,781 पर 25,800 के ऊपर अगर निकले तो शायद एक सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखें आप। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, आज करीब 200 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स, और ये तब हो रहा है जब मार्केट का एक बड़ा तबका यानी कि निफ्टी आईटी भारी सेलिंग प्रेशर देख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें निफ्टी आईटी को तो वो अभी भी करीब 2000 पॉइंट यानी कि 5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके की सेलिंग आपने आज निफ्टी आईटी में देखी है। लेकिन क्लियरली अगर मार्केट ऊपर है तो काफ़ी स्टॉक्स होंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट देखेंगे तो दो स्टॉक स्टैंड आउट करेंगे, रिलायंस और लार्सन एंड ट्यूब्रो। लगातार लार्सन एंड ट्यूब्रो आई थिंक 3-4 दिन पहले से जब वो हमने इंक्लूड भी किया था बिग स्टॉक में, अच्छी मूव आए हैं वहाँ पर तब से, और रिलायंस में भी अच्छे मूव्स हैं। इसके अलावा M&M, NTPC, ONGC में आज अच्छा मूव है। नंबर से पहले ट्रेंड में थोड़ा ठीक ठाक मूव आ रहा है, ये चल रहा है आज इस समय स्टॉक का। लेकिन स्टॉक्स जो नीचे हैं उनमें इन्फोसिस 6% नीचे, TCS 5.5% नीचे, HCL टेक 4.5% नीचे, टेक महिंद्रा 4.5% नीचे, विप्रो 4.25% नीचे। निफ्टी में 5 आईटी स्टॉक्स हैं, पांचों के पांचों टॉप लूजर्स हैं। इसके अलावा आप देखिए जरा F&O में स्टॉक्स, आज का टॉप गेनर एक्साइड इंडस्ट्रीज करीब 4.5% ऊपर। इसके अलावा NMDC, ऑयल इंडिया, क्रॉम्पटन, ONG, डिक्सन टेक में अच्छे मूव्स हैं लगातार। नंबर्स के बाद से डिक्सन ने अच्छा मूव दिखाया है, करीब 4% चलता हुआ। डाउन साइड में हेल, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 6% नीचे, परसिस्टेंट और कोफोर्ज 6% नीचे, इन्फोएज 5% नीचे, एम्फेसिस, ओरेकल, टाटा एलेक्सी। बेसिकली आईटी एक तरफ, बाकी पूरी मार्केट एक तरफ। वीरू जी आईटी, वो शायद जो थोड़ी कश्मकश इस सेशन में है वो आईटी लेके आता हुआ, अदरवाइज ये शायद सेशन कुछ और होता आज। खैर जो है सो है स्कीम पे, बट स्टिल वी आर एट डे हाई। अब पैनल से बातचीत करते हैं और रचना जी से पहले उनकी कॉल लेते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के क्या रहेंगे? जी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त के मेरे दो ट्रेड्स में एक तो रहेगा हेवल्स। यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं फ्यूचर्स को, जो कि 1356 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हम यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं 1346 का, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1366 एंड 1370 का। तो एक ये हो गया, और दूसरा हम स्टॉक चुनेंगे केईआई। एक ऐसा स्टॉक है जो कल के हाई को तोड़ने की कोशिश में है, जो बहुत ही कम स्टॉक्स में ये इस तरीके का सेटअप इस मोमेंट पे बना हुआ है। दिस इज वन ऑफ देम। तो 44-47 पे ये ट्रेड कर रहा है। हम इसमें एसएल लगा सकते हैं 4400 पे, और इसको लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 4550। चलिए रचना जी की ट्रेड्स हो गई। रुचित गुड मॉर्निंग। रुचित आपकी ट्रेड्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड के लिए। सबसे पहले तो आईओसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। हम सभी ओएमसीज है, इनफैक्ट एनर्जी सेक्टर में एक अच्छी पॉजिटिव मूव देख रहे हैं, वेदर अपस्ट्रीम कंपनीज हो या डाउनस्ट्रीम कंपनीज हो। आईओसी में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे एक स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशंस है। तो करंट लेवल्स पे 169 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की जा सकती है 181 के टारगेट्स के लिए। और विद इन द ऑयल एंड गैस सेगमेंट ही एमआरपीएल कैश सेगमेंट में ऐसा स्टॉक है जिसने अपने प्रीवियस स्विंग हाइज का ब्रेकआउट आज दिया है। और इनफैक्ट एमआरपीएल पे अगर आप पिछले 1-1.5 महीने में देखेंगे तो जो भी प्राइस अपमूव्स रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे, और मार्केट के साथ साथ अगर स्टॉक में कुछ डिक्लाइन आए तो वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। सो प्राइस ऊपर जाना अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, डिक्लाइंस पे कम वॉल्यूम्स रहना, ये आई थिंक काफी अच्छे साइंस है। और क्योंकि आज ब्रेकआउट भी है, सो आई थिंक एक नया ट्रेंड भी यहाँ पे सेट हो गया है। सो एमआरपीएल में करंट लेवल्स पे 184 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी के लिए खरीदारी करें 200 के टारगेट्स के लिए। ओके, एमआरपीएल आपका बाय कॉल 190 पे। आशीष बहेती जी आपके दो ट्रेड्स? ओके, मेरे ख्याल से आशीष बहेती जी का आउटपुट जो है वो हल्का से यहाँ पे फ्रीज है। प्रशांत आपके दो ट्रेड्स? तो वीरू जी फर्स्ट पिक होगा फेडरल बैंक। यहाँ पे रेंज के ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन, प्राइस एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट 8 से 10 दिनों से नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से टेक ऑफ के लिए स्टॉक तैयार है। करीबन
285, 86 टू 85 टू 86 जोन में ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ करीबन 282 स्पॉट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रख के बिलो 282 बाय करने की सलाह दूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 295 टू 5। जो नेक्स्ट पिक मेरा होगा वो होगा डाबर। ये एक बहुत स्ट्रांग बेस से राउंड नंबर सपोर्ट से बाउंस हुआ है, ऑलमोस्ट 504 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ करीबन 496 496 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की होगी। मेरा टारगेट यहाँ पे होगा 515 515। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए ट्रेड्स हुआ क्या ऑडियो सेट? हाँ, आशीष जी बताइए आपकी ट्रेड्स। जी पहला तो रहेगा KPIT में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर खराब है और निकल रहा है कि इस पर्टिकुलर काउंटर में और प्रेशर यहाँ से बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 990 का एसएल मेंटेन करे, नीचे में 950 और 930 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो कोल इंडिया, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 432 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में मुझे लगता है इसमें 448 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म की। मार्केट में भारत यूएस की ट्रेड डील के बाद से जोश आई है। बजट में भी एक्चुअली अगर आप सिर्फ एक वो एसटीटी वाला फैक्टर हटा दें तो उसके अलावा ज़्यादातर लोगों का वर्डिक्ट ये था कि बजट प्रो ग्रोथ था, पॉजिटिव था। सिर्फ वो एसटीटी वाला एक डैम्पनर था, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें ठीक थी। तो क्या मार्केट अब एक अप ट्रेंड में आ सकता है? नेपियन कैपिटल की को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से ये सवाल पूछते हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। यही सवाल, क्या बेयर मार्केट या बेरिश फेज जो था हमारी मार्केट का वो खत्म हुआ, और इस ट्रेड डील के बाद, बजट के बाद आपका क्या व्यू होगा? अनुज, वो जवाब देने के पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जो आपने लिंक्डइन पे डाला था, सो कांग्रेचुलेशन जो आपने 23 साल CNBC पे में गुजारे। लेकिन आपका जो सवाल है वो इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरह से बजट के बाद जो मार्केट में गिरावट आई और जो कल हमने देखा जिस तरह से 2000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ गया USFT के लिए, मतलब लिटरली यहाँ पे एक दिन में नेगेटिव है और दूसरे दिन पॉजिटिव है। दिस इज द वेलोसिटी विद विच द मार्केट का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि मार्केट आज की तारीख में इट इज ऑन अ वेरी सॉलिड फुटिंग फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, स्पेशली फॉर मिड एंड सम मिड कैप्स एंड आल्सो स्पेसिफिकली लार्ज कैप्स की जो मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि पिछले 12 महीनों में मार्केट ने कंपेयर टू चाइना, कोरिया, ताइवान, हमारा मार्केट इज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट। और उसकी वजह यह है कि अपना एक तो वैल्यूएशन हाई है। मुझे लगता है कि एज फार एज जो फॉरेनर्स है, FPIs है, उनको वैल्यूएशन से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी उनको अर्निंग्स स्लो डाउन से है। जब अर्निंग्स नहीं आ रहे हैं तब जाके मुझे लगता है कि FI का सेलिंग बरकरार रहेगा। अभी 2 बड़े डील्स अपने FTA के हुए। एक तो हुआ है इंडिया EU और दूसरा हुआ है इंडिया US। तो मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है कि अगले दिन से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इकोनॉमी पे, और जो आज की तारीख में अपना जो टोटल एक्सपोर्ट है, $80 बिलियन का एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया टू US, वो मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 3 या 4 गुना बढ़ सकता है आने वाले सालों में। तो मुझे लगता है दिस विल बी अ ह्यूज पॉजिटिव, और ये देखने के बाद मुझे लगता है FPIs कैन पोटेंशियली रिटर्न टू इंडिया। ओके, अच्छा, अभी गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने अभी FPI रिटर्न्स की जो बात कही, मैं आता हूँ कुछ ऐसे स्पेस पे जहाँ पे बाहरी पैसा, फॉरेन कैपिटल ऑलरेडी उस सेक्टर को, उस स्पेस को चेज कर रहे थे, एंड हमारे पास डाउट करने के लिए कुछ था नहीं, दैट फियर फैक्टर वाज नॉट देयर। मैं NBFCs की बात कर रहा हूँ। आपने श्रीराम फाइनेंस वाली स्टोरी देखी थी। NBFCs पे आपका टेक क्या है? क्लोजर टू पॉलिसी NBFCs, चाहे वो HFCs हों, चाहे वो कोर NBFCs हों, चाहे वो कोर फाइनेंस कंपनियां हों, ये कैसी लग रही हैं आपको? वैल्यूएशंस और प्लस जो ये डील हुई, इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील, इस पर आपका टेक? मुझे लगता है कि NBFCs स्टॉक स्पेसिफिक जो हम देखें तो मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस हो या इन जनरल NBFCs जो बड़ी NBFCs है,
जो हर एक वर्टिकल में, हर एक क्षेत्र में दे हैव अ प्रेजेंस। मुझे लगता है नाउ इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। इंटरेस्ट रेट्स जिस तरह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम होने से इंटरेस्ट रेट्स भी और गिर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इट विल बी अ पॉजिटिव साइन। सवाल यही है कि जो बजट में जो सरकार का बोरोइंग का नंबर आया, लोग थोड़े परेशान हो चुके हैं कि दिस विल पुट प्रेशर ऑन द 10 ईयर बॉन्ड। तो 10 ईयर बॉन्ड पे जो प्रेशर शायद आएगा, उसके वजह से थोड़ा लोगों को परेशानी है कि ये विल इंटरेस्ट रेट्स रिमेन हाई। मुझे लगता है बट जिस तरह से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, आरबीआई हैज रूम टू कट मोर इंटरेस्ट रेट्स, एंड ओवरऑल दिस विल बी पॉजिटिव फॉर द एनबीएफसी इंडस्ट्री। ओके, चलिए बात हो गई है एनबीएफसीज की, एचएफसीज की। गौतम जी, एक स्पेस जिसमें पिछले 2 महीने में मैसिव पैसा बना वो था मेटल्स, जिसको लीड किया प्रेशियस मेटल्स ने, लेकिन बाकी मेटल्स ने भी अच्छा किया। फिर हमने एक हफ्ते का फेज देखा जहां एक ब्रूटल करेक्शन आई, लेकिन अब एक वापस स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि ये एक तरीके से एक प्योर एक ट्रेडिंग प्ले होता है या स्ट्रैटेजिक प्ले होता है। मेटल्स पर आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है कि मेटल्स इन जनरल, प्रेशियस मेटल्स जो आपने बताया, सोना और चांदी, वो मैक्सिमम एफर्ट मुझे लगता है वहाँ है, और इन्वेस्टर फोकस भी वही रहा है। टू सम एक्सटेंट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो पैसा इक्विटी मार्केट्स में आ रहा था, थोड़ा बहुत पैसा अभी वहाँ भी जाने लगा है। लेकिन ऑफ कोर्स जो आपने बात सही कही कि जो करेक्शन इतना ब्रूटल आया, उससे शायद कुछ लोग डर गए होंगे, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म दोनों मेटल्स में बुलिश ट्रेंड्स दिख रहे हैं। दूसरे 2 मेटल्स है विच आई थिंक आल्सो पीपल शुड फोकस ऑन। एक तो है कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। और अभी मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे था 2 दिन पहले, जहां पे उन्होंने बताया कि जो सिल्वर का जो कंपोनेंट है इन बैटरी स्टोरेज, उसमें एल्यूमिनियम का भी प्रयोग हो सकता है शायद। तो वो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो इफ दैट हैपेंस, एल्यूमिनियम ऑब्वियसली इज मच चीपर देन सिल्वर, दाम काफी सस्ता है। तो लॉन्गर टर्म मुझे लगता है सोना और चांदी के सिवाय कॉपर और एल्यूमिनियम ऑल्सो उस पे फोकस रहना चाहिए। गौतम जी, ईएमएस सेगमेंट में आपका व्यू क्या है इस वक्त? प्राइस डैमेज ऑलमोस्ट 50% की रिट्रेसमेंट देखे थे हमने इस स्पेस में। टैरिफ्स का फियर था, बहुत सारी कंपनियां जो थी वो अपनी यूनिट्स यूएस में एस्टेब्लिश कर रही थी, सो दैट वो हायर टैरिफ्स को मेरे ख्याल से दरकिनार कर पाए। इस प्राइस डैमेज के बाद आपका व्यू क्या है ईएमएस सेगमेंट में? बजट में एक पुश मिला है और आवंटन बढ़ाया गया, स्कीम का दायरा बढ़ा के 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपका टेक इस स्पेस पे? हम लोग ये स्पेस पे पॉजिटिव है करेक्शन के बाद, क्योंकि जो आपने बात कही वो सही है कि कुछ स्टॉक्स में 50% करेक्शन आया है। मुझे लगता है कि सम ऑफ दीज नेम्स आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। और करेक्शन, एक तो करेक्शन है, दूसरा ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ। तो ये दोनों आप देखो तो नाउ इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग सम ऑफ द ईएमएस नेम्स फॉर श्योर। आज का बड़ा एक्सीडेंट आईटी में है गौतम जी। ये जो एंथ्रोपिक का एआई टूल आया, ये कितना वाकई में डेंजरस है, कितना नॉइज है, और आप क्या करेंगे इस समय लार्ज कैप आईटी में या इवन मिड कैप आईटी में? हम लोग तो आईटी करीबन 2 साल से अवॉइड कर रहे हैं, और आप देखें तो पिछले 5 सालों में लार्ज कैप आईटी ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके भी ये आईटी कंपनीज, अनलेस ऑफ कोर्स वो लोग अपने आप को री इन्वेंट करें और इधर डेटा सेंटर क्षेत्र में जिस तरह से टीसीएस ने निवेश किया है, शायद उसमें जाए, या एआई प्रोडक्ट्स में जल्दी से दे डेमोन्स्ट्रेट कि हमारे पास एआई कैपेबिलिटी भी है। जो ये नहीं करते, उनका जो कोर बिजनेस है, जो आईटी सर्विसेज का बिजनेस है और लेबर आर्बिट्राज का बिजनेस है, दैट इज डेफिनेटली अंडर थ्रेट। एंड आज की तारीख में भी आई वुड नॉट बाय इनटू आईटी कंपनीज। कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है आईटी पे, नॉट अ बाय कॉल एट ऑल। गौतम जी, एक दो स्पेस जो कि मेरे ख्याल से जब से वो जीएसटी कट हुआ था उस वक्त सबसे बाजार की एक बैकबोन के तौर पे काम किया उन्होंने, दैट्स ऑटो। आई मीन फ्यू इंस्टेंसेस थे कोलैप्स के, बट वो मोर और लेस अर्निंग्स बेस्ड थे। इस बार के सेल्स नंबर्स भी आपने देखे, और इस बार जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल,
इस पर आपका टेक क्या है इस वक्त? मुझे लगता है कि पैसेंजर कार्स, पीवीज जिसको बोलते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा डाउट मार्केट को आ चुका है कि ये दो बड़ी एफटीएस जो ट्रेड डील्स हमने साइन की है यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, अमेरिका की डील्स की डिटेल्स अब तक आई नहीं है, लेकिन कंसर्न तो यही होगा कि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे या कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी पे जो अमेरिकन गाड़ीज इंडिया में आना शुरू हो जाएगी, तो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक प्राइसिंग का क्या होगा, ये एक बात है। दूसरी बात आपने बताई सीवीज के बारे में। मुझे लगता है कि सीवीज में अभी भी देयर इज अ स्ट्रांग डिमांड एंड स्ट्रांग मोमेंटम, एंड आई वुड फोकस मोर ऑन सीवीज रादर देन पीवीज। ओके, इसमें अगर मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करूं तो जो एंसिलरी स्टॉक्स हैं आज का अच्छे मूव देखे हमने, बॉश में, एक्साइड में, एंसिलरी ऑटो एंसिलरीज पे क्या व्यू रहेगा आपका? ऑटो एंसिलरीज, मुझे लगता है जितने भी ऑटो एंसिलरीज जो डोमेस्टिक मार्केट में, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ साधारण है, लेकिन जो एक्सपोर्ट या स्पेशली यूएस और यूरोप के एक्सपोर्ट्स में जो एफटीए का इंतजार कर रहे थे, मुझे लगता है ये धंधा अभी बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले सालों में। सो जिस ऑटो एंक कंपनी में एक्सपोर्ट का एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज ज्यादा ये है, तो फिर मुझे लगता है कि we should focus on that। आप देखिए कल भी ये जिस तरह से भारत फोर्ज और कई ऑटो एंसिलरी कंपनीज में तेजी आई थी, मुझे लगता है दिस इज द बिगिनिंग। सर पॉसिबली आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ आपसे, जी, क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या है? आई मीन जिस प्रकार से यूएस फोर्सेस अलाइंड है क्लोजर टू ईरान, ये शायद अभी क्रूड को शायद कुछ दिन तक बॉलिंग ही रखे, है ना? ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है या फिर ये परसिस्ट करेगा? और ऐसे में आप वो कंपनियां जो क्रूड एज डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं या फिर ओएमसीज या फिर अपस्ट्रीम, एनी आइडिया अबाउट दैट? मतलब चेस करना चाहिए क्या इसको? ये पॉलिटिकल सवाल हो गया। अभी अमेरिका ईरान पे वार करेगा नहीं करेगा, लड़ाई शुरू होगी नहीं होगी, कितनी लंबी चलेगी, 10 दिन में खत्म हो जाएगी, या ईरान की सरकार गिरेगी और डेमोक्रेटिक सरकार आएगी, इट्स अ वेरी वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। आई डोंट नो, उसमें मेरा नॉलेज काफी लिमिटेड है, बट उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा क्रूड पे, इनिशियली ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन जो एक्चुअली अटैक हो और सरकार गिरे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आए ईरान में, ऑफ कोर्स उसको तो काफी महीने लगेंगे, देन इट विल बी पॉजिटिव ओवरऑल फॉर ऑयल, आई थिंक। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे बढ़ते हैं। मार्केट डे हाई पर है इस समय और निफ्टी बैंक लीड कर रहा है उसको, लेकिन असली मुहारा रिलायंस और लार्सन एंड ट्यूब्रो से। लेकिन एक सेक्टर जो अभी भी मार्केट के लिए थोड़ा सा एक तकलीफ बना हुआ है वो है आईटी। इनफैक्ट अगर आज निफ्टी आईटी लेकर आई एक बार, इतना बड़ा डिक्लाइन निफ्टी आईटी में, करीब 6% की डिक्लाइन निफ्टी आईटी में, और प्योरली सिर्फ निफ्टी आईटी की वजह से अगर आप देखें तो करीब 150 पॉइंट का डिक्लाइन है निफ्टी में, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी ग्रीन में है। अब आशीष के पास चलते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ निफ्टी आईटी में जो इतना टूट गया। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, 6% नीचे इंडेक्स है। भारतीय मार्केट्स में कोई भी आईटी स्टॉक देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ नीचे ही आपको नजर आएगा। लेकिन खास बात है कि कल देर रात को चाहे एडीआर देखें या फिर यूएस के लिस्टेड आईटी स्टॉक्स हैं, सब में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। दरअसल इसके पीछे बड़ा सरल कारण है। एंथ्रोपिक की तरफ से एक एआई ऑटोमेशन टूल जो है वो रिलीज़ किया गया है और इसी के चलते इसे एज अ थ्रेट बताया जा रहा है, खासतौर पर वो आईटी कंपनी जो कि प्रोडक्ट सर्विसेज और ख़ासतौर पर सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई टूल दरअसल है क्या। अब ऑटोमेशन करना होता है लीगल टास्क का, या फिर आप देखिए कंटेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू है, या फिर लीगल रिसर्च है। इससे पहले अगर आप देखें तो कोई आईटी पर्सन अपॉइंट होता था, या फिर ये जो आईटी सर्विसेज वाली कंपनीज हैं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बनाकर दूसरी कंपनीज को देती थी जिससे ये काम होता था। लेकिन अब दरअसल एक प्लगइन के माध्यम से ये पूरा काम
ऑटोमेट हो जाएगा। यानी किसी न तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, न कोई आईटी पर्सन, आईटी प्रोफेशनल की आवश्यकता है जो इस चीज़ को मॉनिटर करे। एक क्लिक और पूरे ऑटोमेशन के साथ एक काम हो जाएगा। इसी के चलते अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि बड़ा थ्रेट है, खासतौर पर वो कंपनी जो कि ऐसी एनालिटिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। हालांकि मैं देख रहा था कि जेपी मॉर्गन की तरफ से भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स नोट आया जिसे समझना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको एक लाइन में बताऊं तो ये कह रहे हैं कि मार्केट का ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर चुके हैं। चाहे आप परसिस्टेंट को देखें, एलटीआई माइंट्री या फिर लार्ज कैप जैसे इन्फोसिस, कोफोर्स, टीसीएस, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट नजर आ रही है। जी आज ये एआई का नया सदद और आशीष बहुत शुक्रिया। जैसे हम कह रहे थे कि आज अगर आप आईटी ना होता तो आज इंडेक्स की शक्ल सूरत शायद दूसरी होती, डिफरेंट होती। आईटी इंडेक्स अभी भी डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ डाउन अबाउट 6%, 36,350 पे। अच्छा, अब सहज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं आज का टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझने के लिए। सहज, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज एक आज सही मायने में एक अच्छा रिवर्सल था 40 डे सॉरी आपका 100 डे से, और निफ्टी बैंक और लीड करता हुआ बहुत सारे स्पेस में अच्छी बाइंग है। आपकी रीडिंग मार्केट्स को लेकर और आपका आज का कन्विक्शन आइडिया। जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और दर्शकों को गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपने बहुत सही बताया, पिछला हफ्ता काफी वोलेटाइल रहा, उसके बाद में एक बेहतरीन मार्केट ने रिवर्सल दिया है। इनफैक्ट एक ट्रेंड लेवल को हम टेस्ट करके 24,300 24,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंस किए हैं विद वेरी गुड न्यूज फ्लो। जो एक टैरिफ का हैंगओवर था वो हट चुका है। मेरे हिसाब से मार्केट का सेटअप अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव लग रहा है। और निफ्टी का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था 25,400 का, वो अब आपको सपोर्ट की तरीके से एक्ट करेगा। और ऊपर की तरफ में मेरा ये मानना है कि 25,900 26,000 पे एक रेजिस्टेंस है, वो यदि निकल जाता है तो और फर्दर मोमेंटम आने की काफी पॉसिबिलिटी है। बट ब्रॉडली बाय ऑन डिप्स जो स्टॉक्स पॉजिटिव सेटअप के साथ ट्रेड कर रहे हैं उन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी को चलते दो अपॉर्चुनिटीज मैंने आइडेंटिफाई करी है। एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी बेहतरीन लग रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देने के बाद में अच्छा खासा करेक्शन दिया है और अब दोबारा तेजी की चाल चल रहा है। तो मेरा ये मानना है 1450 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। 1350 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ में 1650 तक का इसमें टारगेट रहेगा। तो रिलायंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी लग रही है करंट मार्केट सेटअप में। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो मुझे अच्छी लग रही है वो थोड़ी सी हाई रिस्क है। एनबीएफसी स्पेस में से बजाज फाइनेंस, अगेन सिमिलर सेटअप, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आपको 890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और ऊपर की तरफ में 1125 तक ये स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव और शॉर्ट टर्म मोमेंटम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही बेहतरीन लग रही है। ओके सहज, गुड मॉर्निंग। आईटी स्टॉक्स पर कोई शॉर्ट कॉल या अगर गिरावट में कोई स्टॉक खरीदना चाहे तो? जी अनुज जी, एक्चुअली क्या है ना, अभी मार्केट एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे आईटी जो सेक्टर है ओवरऑल वो एक अभी भी करेक्टिव कंसोलिडेटिव फेज में ही है। उसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक्स ये प्राइसिंग पे, ये वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। बट यहाँ पे हमें मोमेंटम का एंगल एक्चुअली नहीं दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाय करना चाहिए। शॉर्ट में नहीं कहूंगा बिकॉज वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, और ट्रेडिंग के लिए मैं बहुत एग्रेसिव भी नहीं होना चाहूंगा क्योंकि मोमेंटम एस्पेक्ट थोड़ा मिसिंग है। तो आईटी सेक्टर इस समय थोड़ा सा एक ट्रिकी फेज में है, पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ट्रेडिंग के लिए मैं एग्रेसिव कॉन्ट्रा कॉल लेना सजेस्ट नहीं करूंगा, वो क्लैरिटी है करंट टेक्निकल सेटअप को देख के। ओके सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल मार्केट अच्छा है, लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, और मैं सेंसेक्स के कुछ पुट्स देख रहा था, फर्स्ट साइन ऑफ अनवाइंडिंग शुरू हुई है 83,500 की पुट में। पिछले कुछ मिनटों में ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी नीचे आया है। तो अब पता नहीं, डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू इट, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल से मार्केट हल्का सा नीचे आया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इवन मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा हल्का हुआ है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा हायर लेवल से जा रहा है। और अगेन 25,800 क्रॉस अभी के लिए नहीं हो पा रहा है। कल भी 25,800 ही बड़ी रेजिस्टेंस थी निफ्टी के लिए, आज भी पहली रेजिस्टेंस वहीं पर थी। और अगर आप इंटरडे निफ्टी का देखें तो आज का हाई 25 एग्जैक्ट 800 ही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए इस शो को समेट लेते हैं और इसके बाद आप श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।